हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 7 का तीसरा चैप्टर जो है हीट, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इस एमसीक्यू करने के बाद आपके पास एक बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। तो हीट अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन के सहारे भी आप सारे कॉन्सेप्ट को जान सकते हैं। तो 2 वीडियो ऑलरेडी हम करा चुके हैं, न्यूट्रिएशन इन एनिमल और न्यूट्रिएशन इन प्लांट्स ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग हीट से रिलेटेड 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही बेस्ट है और ये पूरा चैप्टर को कवर किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का कौन बेस्ट कंडक्टर है? ऑप्शन है वुड, प्लास्टिक, कॉपर और रबर। तो देखिए इस सब में अगर हम बात करेंगे तो वुड भी क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, प्लास्टिक भी बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, और रबर भी बैड कंडक्टर होगा हीट का। तो यहाँ पे कॉपर जो होगा मेटल है और मेटल जो होता है हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। इसीलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, सी। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का पुअर कंडक्टर कौन है? ऑप्शन है अल्युमिनियम, आयरन, वाटर और सिल्वर। तो देखिए अल्युमिनियम मेटल है, आयरन भी मेटल है और सिल्वर भी मेटल है। तो ये तीनों के तीनों क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। लेकिन वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो ठीक है हीट का जो होता है बैड कंडक्टर होता है। अल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर ये इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर है और हीट का भी अच्छा कंडक्टर है। लेकिन वाटर जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, प्योर वाटर का बात करेंगे तो ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा और ना ही वो हीट का कंडक्टर होगा, क्योंकि वाटर में जो गर्म होता है, पानी जो गर्म होता है वो कन्वेक्शन मेथड से होता है। आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो वाटर याद रखिएगा ये कंडक्ट नहीं कर सकता है हीट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो एसआई यूनिट बताना है टेम्परेचर का। ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और जूल। तो याद रखिएगा एसआई यूनिट जो होगा टेम्परेचर का वो कौन हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर ए मीडियर। ठीक है, मतलब हीट का ट्रांसफ़र होने का अलग अलग मेथड होता है। तो देखिए हीट जो ट्रांसफ़र होता है कंडक्टर में भी होता है, ठीक है। एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। तो अगर किसी सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है। और किसी गैस या लिक्विड में, किसी गैस या लिक्विड अगर वो गर्म हो रहा है मतलब हीट फ्लो कर रहा है तो किसकी वजह से, कन्वेक्शन की मदद से, ठीक है। और बिना कोई मीडियम के अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे सन से अर्थ पे जो हीट आता है बीच में कोई मीडियम नहीं है, कुछ देर तक एयर है और उसके ऊपर कोई मीडियम नहीं है फिर भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएशन। तो इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नो मीडियम। तो सॉलिड मीडियम के थ्रू अगर हीट फ्लो करता है तो उसको कंडक्टर बोलेंगे, और गैस और लिक्विड में अगर फ्लो करता है हीट तो उसको कन्वेक्शन बोलेंगे। और कोई मीडियम, बिना मीडियम के अगर हीट फ्लो कर रहा है तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। तो किस में मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है, तो रेडिएशन में कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। और रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, इंफ्रारेड, ठीक है। तो कोई भी बॉल अगर गर्म हो तो दूसरा बॉल भी क्या होगा, गर्म होने लगेगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर गर्म है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसके आसपास अगर है तो वो भी गर्म होने लगेगा। तो वहाँ पे कोई एयर रहे या नहीं रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो गर्म हो जाएगा। और यह जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उस मेथड को रेडिएशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। ऑप्शन है कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टेम्परेचर, नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए हीट हमेशा ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा, तो याद रखिएगा गर्म से ठंडा, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफ़र होगा कोल्ड ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग डज कन्वेक्शन ऑकर। कन्वेक्शन किस में होगा, तो आपको बता दिए हैं किस में होगा, गैस और लिक्विड में क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। तो लिक्विड गर्म होता है और गैस गर्म होता है, किस वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। कन्वेक्शन में कैसे होता है समझ लीजिए, देखिए ये कोई पानी है या हवा है जो भी है, ठीक है। तो ये नीचे वाला पहले गर्म होता है, यहाँ पे अगर आप आग लगाए हैं इसको जला रहे तो नीचे वाला पोर्शन गर्म होगा और ये हल्का हो जाएगा और हल्का होने की वजह से ऊपर चल जाएगा। और ऊपर वाला जो भारी वाला है पानी या हवा वो फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये ऊपर चल जाएगा और ये इस तरह साइकिल चलता जाएगा, ठीक है।
तो नीचे वाला गर्म ऊपर चल जाएगा, फिर ऊपर वाला ठंडा नीचे आएगा, और इस तरीके से घूमते घूमते क्या होगा, गर्म होगा, और इस मेथड को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। तो पानी जो है और हवा जो है दोस्तों, याद रखिएगा, इसी तरह गर्म होता है। पहले नीचे वाला लेयर गर्म होगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर वाला नीचे आएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर चल जाएगा, और ऐसे पूरा होते जाएगा तब तक पूरा का समान टेम्परेचर नहीं हो जाए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन का कौन एग्जाम्पल है? बॉइलिंग वाटर, हीटिंग ए मेटल रॉड इन फ्लेम, द वार्म फ्रॉम द सन, वार्म एयर राइजिंग फ्रॉम ए हीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जी कंडक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो कंडक्शन में क्या चाहिए? सॉलिड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी रॉड को अगर फ्लेम में आप, ठीक है, उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो जो फ्लो होगा हीट का वो किसके द्वारा होगा? कंडक्शन के द्वारा होगा, क्योंकि रॉड जो होता है वो कंडक्टर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हीट के द्वारा, मान लीजिए एक मेटल रॉड है, अब यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। अब यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है एक कंडक्टर के थ्रू हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हीट का जो ये ट्रांसफर का मेथड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कलर इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट। हीट का कौन बेस्ट एब्जॉर्बर है? तो दो चीज़ आपको याद रखना है, जितना गहरा कलर होगा वो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा, और जितना हल्का कलर होगा वो कम एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और सबसे अधिक जो एब्जॉर्ब करेगा वो ब्लैक होगा, और सबसे कम अगर एनर्जी को या हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो कौन होगा? वाइट। तो याद रखिएगा, सनलाइट को, मतलब कोई भी हीट हो या सनलाइट का ही एनर्जी क्यों ना हो, ब्लैक जो होगा, ब्लैक कलर का कोई बॉडी है तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और वाइट बॉडी है तो वो सारा का सारा क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कोई ऑब्जेक्ट वाइट दिख रहा है, इसका मतलब है जो सभी के सभी कलर को क्या किया है? वो रिफ्लेक्ट कर दिया है, कोई कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया है। और कोई बॉडी ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब वो सभी कलर को क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो सबसे जो अच्छा एब्जॉर्बर होगा हीट का वो कौन होगा? ब्लैक कलर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है। दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली। ठीक है, हीट उनसे आसानी से पास होता है। दे डू नॉट अलाउ हीट, गलत हो जाएगा। दे एब्जॉर्ब हीट बट डू नॉट ट्रांसफर हीट, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ट्रांसफर नहीं करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो मतलब अच्छा जो कंडक्टर है हीट का वही है जो हीट को एब्जॉर्ब करे और वो पास हो जाए। ठीक है, तो उनसे अगर हीट पास होता है तो ही उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, अगर वो एब्जॉर्ब कर लिया पास नहीं हुआ तो उसको हम लोग गुड कंडक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मेटल में जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन याद रखिएगा लीड और मरकरी ये जो होता है मेटल में ये उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है हीट का। ठीक है, तो हीट का ये क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग HG का मरकरी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा चाहिए जो लिक्विड फॉर्म में है और जो थोड़ा सा टेम्परेचर अगर उसको मिले तो वो आगे ऊपर बढ़े, इसीलिए हम लोग मरकरी का इस्तेमाल, ठीक है, किस में करते हैं? टेम्परेचर मापने में जो थर्मामीटर है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है लैंड ब्रिज ऑकर्स बिकॉज। देखिए, एक होता है लैंड ब्रिज, ठीक है, तो ये हो गया आपका समुंदर मान लीजिए, और समुंदर के अगल बगल में जो इलाका होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैंड। तो ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका लैंड। तो याद रखिएगा, लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। ठीक है, और सी जो होता है लेट से ठंडा होता है और लेट से गर्म होता है। तो दिन के समय लैंड जो होगा जल्दी गर्म होगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा दिन के समय, याद रखिएगा डे में। और ये क्या होगा? ये अभी उतना जल्दी गर्म नहीं होगा, मतलब ये ठंडा ही रहेगा, कोल्ड रहेगा इसके तुलना में। अब क्या होगा? यहाँ से यहाँ हवा बहेगा, गर्म हवा, और ठंडा हवा इधर आएगा। तो ये जो ठंडा हवा बह रहा है सी से लैंड की तरफ ठंडा हवा बहेगा दिन में। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलेंगे सी ब्रिज। क्या बोलेंगे? सी ब्रिज। तो याद रखिएगा, सी ब्रिज का मतलब हो गया ठंडा हवा बहा, कहाँ से कहाँ? सी से लैंड की तरफ। कब होगा? दिन में होगा, डे में। ठीक है, सी ब्रिज मतलब ठंडा हवा, याद रखिएगा, और लैंड ब्रिज मतलब ठंडा हवा बहेगा। ठीक है, ठंडा हवा बहेगा
इसका उल्टा लैंड से किसके तरफ, सी की तरफ। क्यों? और ये कब होगा, नाइट में। तो देखिए अब रात में क्या होगा, रात का अगर हम बात करेंगे, नाइट का अगर हम बात करेंगे तो नाइट में लैंड क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा और जो सी है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो फिर लैंड क्या हो गया आपका, ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया। और इधर क्या आपका अभी हॉटे है, तो इधर से फिर गर्म हवा जो होगा इधर आएगा लैंड की तरफ, और जो ठंडा हवा है वो समुंदर की ओर जाएगा। तो ठंडा हवा अगर लैंड से जा रहा है तो लैंड ब्रिज बोलेंगे, ठंडा हवा अगर समुंदर से जा रहा है तो उसको हम लोग सी ब्रिज बोलेंगे। ठंडा हवा कब मिलेगा, दिन में, और गर्म हवा कब मिलेगा लैंड पे, रात में। इसीलिए जो सी ब्रिज होगा दिन में होगा और लैंड ब्रिज जो होगा वो रात में होगा, ध्यान रखिएगा। तो लैंड ब्रिज ऑकर्स बिकॉज, लैंड ब्रिज क्यों हो रहा है, क्योंकि लैंड जो है जल्दी, ठीक है, ठंडा हो रहा है। लैंड ब्रिज मतलब ठंडा हवा कहाँ से जा रहा है, लैंड से जा रहा है। तो लैंड कूल्स डाउन फास्टर, तो लैंड जल्दी ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। तो लैंड जल्दी कूल होगा, ठंडा हुआ होगा, वो ठंडा हवा किधर जाएगा, सी की तरफ जाएगा, और इसको हम लोग लैंड ब्रिज बोलेंगे। सी ब्रिज ऑकर्स ड्यूरिंग, सी ब्रिज कब होता है, तो बता दिया आपको, सी ब्रिज मतलब समुद्र से ठंडा हवा आ रहा है, ठीक है, लैंड पर कब होगा, दिन में होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर के तौर पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आयरन, कॉपर, सिल्वर जो है मेटल है, तो ये गुड कंडक्टर है, लेकिन वुड जो है वो क्या हो जाएगा आपका, इंसुलेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का कौन एग्जाम्पल है। ऑप्शन है फीलिंग वार्मथ फ्रॉम द सन, टचिंग ए हॉट आयरन, बॉइलिंग वाटर ऑन स्टोव, एयर सर्कुलेटिंग इन ए रूम। तो देखिए सन से जो एनर्जी आता है वो आपकी किसके फॉर्म में आता है, रेडिएशन के फॉर्म में, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य से जो गर्मी है, जो लाइट है, वो हमारे तक पहुंच रहा है, जो एनर्जी है हमारे तक पहुंच रहा है बिना माध्यम के, बीच में कोई माध्यम नहीं है, ठीक है, फिर भी वो वहाँ से आ रहा है। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है इस मेथड को रेडिएशन बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग थर्मामीटर इज मोस्टली कॉमनली यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। देखिए बॉडी टेम्परेचर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अलग अलग थर्मामीटर होता है। जैसे हो गया आपका ऑप्शन क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है, और डिजिटल थर्मामीटर से भी हम लोग मेजर करते हैं। तो देखिए डिजिटल थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर पहले जो हम लोग यूज करते थे, ठीक है, तो वो एक होता था आपका मरकरी वाला जो शीशा का होता था, अब उसका इस्तेमाल कम हो गया है। अब हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, जैसे पानी का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का या आयरन का टेम्परेचर मेजर करना है, तो वहाँ पे हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर में अब हम लोग जो नया आया है वो इंफ्रारेड थर्मामीटर है, जो अभी जो स्कैनिंग करके हम लोग देखते हैं। तो अभी के समय में अभी सबसे बेस्ट कौन हो गया आपका, इंफ्रारेड थर्मामीटर, ठीक है। माथा को स्कैन किया जाता है, सर को, और वहाँ से टेम्परेचर पता चल जाता है। और ये कब हमारे यहाँ कब प्रसिद्ध हुआ था, कोरोना काल के समय आप देखे होंगे इंफ्रारेड थर्मामीटर का बहुत डिमांड हो गया था, क्योंकि ये बिना बॉडी को टच किए हुए, बॉडी को बिना टच किए हुए ये टेम्परेचर को बता देता है। बाकी जो थर्मामीटर है क्लिनिकल थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर, इसमें बॉडी जब तक टच नहीं होगा तब तक ये टेम्परेचर को काउंट नहीं करेगा। लेकिन इंफ्रारेड थर्मामीटर में बॉडी को बिना चेक किए हुए, मतलब बिना टच किए हुए ये टेम्परेचर को बताता है। इसीलिए अभी के समय में सबसे बेस्ट थर्मामीटर कौन है, इंफ्रारेड थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर प्रिवेंट्स मर्करी फ्रॉम फॉलोइंग बैक आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, अगर आप पानी का टेम्परेचर चेक कीजिएगा तो पानी में जैसे ही रखिएगा उसी समय उसका टेम्परेचर आपको देख लेना है। जैसे ही पानी से उस थर्मामीटर को बाहर निकालिएगा तो उसका टेम्परेचर नीचे चल जाएगा। लेकिन बॉडी मापने वाला जो थर्मामीटर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, उसमें आप देखिएगा जो अगर आप टेम्परेचर को माप भी लेते हैं तो वो नीचे नहीं जाएगा, मतलब उतना के उतना कुछ देर तक रहेगा। फिर उसको झाड़िएगा या उसको डिजिटल अगर है तो पुश कीजिएगा, जीरो लाएगा तब वो जाके होगा, तुरंत उसमें टेम्परेचर नीचे नहीं जाता है। तो मरकरी वाला जो थर्मामीटर होता है ग्लास वाला, उसमें तुरंत जो मरकरी होता है वो नीचे नहीं जाता है, क्योंकि उसके नीचे जो बल्ब होता है मरकरी में उसमें किंक होता है। क्या होता है, किंक। और किंक जो होता है मरकरी को नीचे आने से क्या करता है, रोकता है।
ठीक है। तो 16 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। ज़रूर बीच बीच में आप समय निकाल के लाइक भी कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका अगर आप फ्रेंड्स PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा अगर चैप्टर पढ़ाएंगे तो तीनों का PDF एक ही में रहेगा। जो जितना चैप्टर हम पढ़ाएंगे सबका PDF आपको एक ही PDF में मिल जाएगा, सारा चैप्टर्स का, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से आपको यह जो PDF है उसको डाउनलोड करना है और रिवाइज कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल वुड हीट अप फास्टर अंडर सनलाइट। सनलाइट के अंदर में मतलब अगर सनलाइट पड़े तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा, ठीक है। ऑप्शन है ब्लैक क्लॉथ, वाइट क्लॉथ, ट्रांसपेरेंट ग्लास, शाइनी मेटल। तो कौन होगा भाई, ब्लैक क्लॉथ। ब्लैक क्लॉथ ज़्यादा एनर्जी को एब्जर्व करेगा, तो सनलाइट के सभी कलर को एब्जर्व करेगा और ये जल्दी से जल्दी क्या होगा, गर्म होगा। कौन क्लॉथ, ब्लैक क्लॉथ, ठीक है। और इसीलिए कपड़ा अगर सूखने का बात है तो कौन जल्दी कपड़ा सूखेगा, ब्लैक क्लॉथ जल्दी सूखेगा। अगला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अच्छा इसी को सेल्सियस में भी, लेकिन इसी को फंसाया जा सकता है फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, आपको याद रखिएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना होगा, 373 डिग्री तो होता ही नहीं है, 373 केल्विन। अगला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हीट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन है हीट एंड टेम्परेचर आर द सेम, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, टेम्परेचर इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हीट एंड टेम्परेचर आर द सेम, हीट और टेम्परेचर अलग अलग चीज़ होता है। हीट का मतलब हो गया एक फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर का मतलब हो गया उसका मेजर, हीट कितना है, हीट कितना है उसको हम लोग टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। और हीट हो गया एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट हीट है, कम हीट है, ज़्यादा हीट है, उसको कैसे मापेंगे, तो उसी माप को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं, उसके मेजरमेंट को टेम्परेचर बोलते हैं। हीट इज ए एनर्जी इन ट्रांजिट, हीट क्या है, एक एनर्जी है। टेम्परेचर इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज मेजर इन डिग्री, नहीं, हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं डिग्री और सेल्सियस में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सरफेस वुड इमिट मोर हीट थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू सबसे अधिक जो एनर्जी को कौन इमिट करेगा, रिलीज करेगा। इमिट का मतलब ध्यान रखिएगा, रिलीज करना। शाइनी सरफेस, ब्लैकेंड सरफेस, वाइट सरफेस और ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो याद रखिएगा वाइट सरफेस जो होगा सबसे अधिक लाइट को इमिट करेगा, रिलीज करेगा, क्योंकि वो लाइट का सबसे कम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, मतलब अधिकतर लाइट को ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो 20 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज इन्वॉल्व व्हेन वार्म एयर राइजेज एंड कूल एयर सिंक। देखिए वार्म एयर जब ऊपर उठेगा, ठीक है, और जब ठंडा हवा जो है नीचे आएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग आपको ऊपर बता चुके हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। और इसी के मदद से कोई भी गैस या लिक्विड क्या होता है, गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। थर्मोमीटर 3 तरह का होता है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिसे बॉडी का टेम्परेचर को मापते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, समझ गए। उसके बाद एक और थर्मामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मापते हैं। और एक तीसरा होता है वेदर थर्मामीटर, जिससे हम लोग वेदर के टेम्परेचर को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स। जब एक लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका पार्टिकल्स क्या होता है। ऑप्शन है मूव स्लोअर, मूव फास्टर, स्टॉप मूविंग, नन ऑफ द एबव। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप गर्म कीजिएगा तो उसका पार्टिकल्स क्या होगा, उसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा और वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। तो कभी भी हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो जनरली उसका पार्टिकल्स क्या होगा, दूर भागेगा और क्या होगा, और उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे अगर आप बहुत सारा ऐसा है जिसको आप अगर हीट करते हैं, मतलब उसको आप मेल्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है। जैसे आइस के केस में अगर हम बात करेंगे तो आइस को अगर आप हीट करते हैं, मतलब उसको मेल्ट करते हैं, तो उस केस में जब पानी बनेगा, वाटर बनेगा, तो उस केस में उसका जो वॉल्यूम है बढ़ना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम उसका घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूव फास्टर।
अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ मोस्ट सब्सटेंस व्हेन दे आर हीटेड। अधिकतर सब्सटेंस को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है, तो उसका जो वॉल्यूम है क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है देखिए मोस्ट सब्सटेंस, अधिकतर सब्सटेंस का, तो अधिकतर सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। जैसे आइस हो गया, आइस को अगर गर्म कीजिएगा तो पानी बनेगा, और पानी का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है किससे, आइस से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग द हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन, तो जो पैन आप देखते हैं उसमें दो चीज़ है, एक तो वहाँ पे आपका एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम है ताकि खाना उस पर पक सके, लेकिन आपको उसको पकड़ना है तो पकड़ने के लिए एक प्लास्टिक होना चाहिए ताकि वो उसे हीट एब्जॉर्ब नहीं हो और आपको जलन नहीं हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो हैंडल होता है उसमें हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा जितना भी घर में बर्तन होता है जिस पे खाना पकता है सब के सब में क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, स्टील होगा, लेकिन उसको पकड़ने वाला जो चीज़ होता है वो जरूर क्या होगा, प्लास्टिक का होगा। प्लास्टिक का क्यों होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है हीट का बैड कंडक्टर होता है। अगर हम खाना पकाते हैं तो हमको खाना पकाने वाला जो बर्तन है उसको उठाना है, तो उस सहारे अगर हम उठाते हैं प्लास्टिक के सहारे तो हमारा हाथ जो है नहीं जलेगा। इसीलिए सभी बर्तन में, जो खाना पकाने वाला बर्तन है, जो भी वेसल है उस सभी में प्लास्टिक का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है विच आर द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट्स विल एब्जॉर्ब द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट व्हेन प्लेस्ड इन सनलाइट। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सबसे कम कौन एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, तो वाइट हो जाएगा। सबसे अधिक कौन करेगा, ब्लैक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट इज इजली नोन एज। जो सब्सटेंस आसानी से हीट को पास करने नहीं देता है अपने से, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे, और जो पास कराएगा उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो का जो डायरेक्शन है उससे रिलेटेड कौन सा बात यहाँ पे सही है, तो ये ऊपर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हीट जो होगा हमेशा फ्लो करेगा हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल वुड बी द बेस्ट टू यूज एज ए थर्मल इंसुलेटर इन ए हाउस। ठीक है, थर्मल इंसुलेटर के तौर पर हम लोग घर में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग ए थर्मस। तो देखिए थर्मस जो होता है, थर्मस में अगर हम पानी को रखते हैं, ठंडा पानी रखिएगा तो ठंडा रहेगा, गर्म पानी रखिएगा तो गर्म पानी रहेगा। मतलब कोई भी अगर पानी को जिस टेम्परेचर पर रखते हैं तो बहुत देर तक, 10 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा तक, 20 घंटा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ देर तक उसमें सेम टेम्परेचर रहता है। क्यों, क्योंकि उसका बनावट ऐसे रहता है, 2 लेयर रहता है, मरकरी भी रहता है, ग्लास भी रहता है, उसके बीच में वैक्यूम भी रहता है। इसके वजह से पानी का ना तो कंडक्शन हो पाता है, ना ही कन्वेक्शन हो पाता है, और ना ही रेडिएशन हो पाता है। ये तीनों बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से पानी जो है गर्म रखिएगा तो बहुत देर तक गर्म रहेगा, और बहुत अगर ठंडा पानी रखते हैं तो बहुत देर तक ठंडा पानी रहेगा। फिर भी कुछ देर बाद देखिएगा वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, क्योंकि 100% हम लोग कोई ऐसा थर्मस बना ही नहीं सकते हैं जो एनर्जी को क्या कर सके, वो एनर्जी को बाहर आने से रोक सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और एनसीईआरटी के सहारे आप पूरा क्लास 7 में 13 चैप्टर है, और 13 चैप्टर का हम एमसीक्यू करा देंगे। और अगर आप चाहिएगा थ्योरी पढ़ना तो उस पर बेस्ड हम थ्योरी भी करा देंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि एमसीक्यू के बाद क्या आपको थ्योरी भी चाहिए, तो थ्योरी भी हम कंप्लीट आपको साइंस में बहुत बेहतरीन तरीके से करा देंगे, जिससे आपका लेवल जो है बेस्ट हो जाएगा। क्लास 7 कर लीजिए, फिर 8 कर लीजिए, फिर इस तरह कंटिन्यू करते जाएगा तो क्लास 10 तक बहुत आसानी से हम लोग सीख लेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे, जिससे हमारा साइंस जो है क्लास 6 से या 7 से 10 तक बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, और हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो भी बेस है सब यही है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।